नमस्कार दोस्त। देश में कानूनी अड़चन हमारी अर्थव्यवस्था के लिए कितना घातक हो सकता है। भारत में बिजनेस शुरू करने के लिए 1536 कानून है। यह पूरी कहानी इस पूरे परिप्रेक्ष्य में हम आज समझेंगे कि इतना भारी भरकम कानून, इससे निवेश को किस तरीके से बढ़ावा मिलेगा। अगर आप कल अपना खुद का बिजनेस शुरू करने की ओर अग्रसर होने जा रहे हैं, ऐसा आप कुछ सोच रहे हैं, एक छोटी सी आप अपनी कंपनी खोलना चाहते हैं, अपना बिजनेस बनाना चाहते हैं, तो आपको क्या लगता है बस एक रजिस्ट्रेशन कराएंगे और जीएसटी ले लेंगे और शुरू हो जाइएगा? ऐसा नहीं है, ऐसी कहानी बिल्कुल भी नहीं है। सच्चाई इससे काफी अलग है। भारत में एक कंपनी अपना कारोबार शुरू करने और चलाने के दौरान करीब 1536 कानूनों का, इन कानूनों का लगभग 69 टू 33 नियमों का, लगभग 70,000 नियमों के साथ लगभग 6,118 कानून पूरी तरीके से जो है आम आदमी पर लाद दिए जाते हैं। आपने बिल्कुल सही सुना है, 1536 कानून, 69,000 से ज्यादा नियम और 6,618 के करीब फाइलिंग। इस पूरी कहानी में अगर पूरी कहानी को अगर समझेंगे तो जो व्यक्ति सिर्फ अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है वो अपना समय बिजनेस बढ़ाने में लगाए या हजारों नियम कायदों को समझने में लगाए। आंकड़े सिर्फ कोई सोशल मीडिया पोस्ट नहीं है, यह पोस्ट है जिनका जिक्र संसदीय समिति की रिपोर्ट में किया गया है। संसदीय समिति की रिपोर्ट से सरकारी रिपोर्ट यह आई है। विनियामक और पैनल के महत्वपूर्ण आंकड़े जिस प्रकार से प्रस्तुत किए गए हैं, तो सवाल उठता है आखिर ये पूरा मामला क्या है। सरकार लगातार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बेहतर करने की बात करती है और ईज ऑफ डूइंग में भारत लगातार नीचे गिरता जा रहा है। और भी फिर भी जमीन पर बिजनेस करने वालों के लिए इतनी जटिलता क्यों है, आज इसी रिपोर्ट के बारे में हम शुरू से अंत तक डिकोड करेंगे। जो नई रिपोर्ट भारत सरकार और इस पूरी कहानी में हमें यह भी समझेंगे कि इसका असर आम नागरिकों, हमारे और आप जैसे आम नागरिकों पर, छोटे बिजनेसमैन पर और देश की अर्थव्यवस्था पर कैसे पड़ता है। इस पूरी कहानी का आखिर में जो इंड है, जो प्रोजेक्शन है, वो किस तरीके से शानदार होता है, उसके बारे में भी हम शुरू करेंगे। ये रिपोर्ट कहाँ से आई है, किस तरीके से आई है और किसने इसको पूरी तरीके से पब्लिक किया है, ये भी बात हम करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये रिपोर्ट आई कहाँ से है, इसकी कहानी, इसका उत्पत्ति कहाँ से ये शुरू होने। तो भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के कामकाज की निगरानी करने वाली एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है, ठीक है। जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी यानी संसदीय स्थायी समिति, जो संसदीय स्थायी समिति है वो व्यापार की चुनौतियों को देखती है और उसने जो है इस समिति ने उद्योगपतियों, हितधारकों और एक्सपर्ट से बातचीत के बाद एक रिपोर्ट तैयार की। इस रिपोर्ट का नाम है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन इंडिया द वे फॉरवर्ड। फिर सुनिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन इंडिया द वे फॉरवर्ड, उसके बारे में जो है बातचीत हुई है। यानी सीधे शब्दों में भारत में बिजनेस करना कितना आसान है, कितना कठिन है, इसे आगे समझेंगे। लेकिन आसान कैसे बनाया जाए यह ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट इस बात का है, पिछले कई सालों से सरकार लगातार भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बेहतर होने की बात करती रही है और भारत ने वैश्विक स्तर पर भी जिस प्रकार से अपनी रैंकिंग में सुधार करने की कोशिश कर रही है, लेकिन कहानी वही है, परिप्रेक्ष्य वही है। इसी संसदीय समिति की रिपोर्ट एक दूसरी तस्वीर सामने रखती है। समिति के मुताबिक कानूनी जटिलताएं बढ़ती जाती हैं। कानूनी जटिलताओं के साथ साथ एक बड़ी बाधा बनी हुई है देश की रणनीति और रोड मैप की। देश की रणनीति और सुधार यात्रा का जो टाइमलाइन है किस तरीके से बदलता है। यानी समस्या सिर्फ कंपनी शुरू करने तक सीमित नहीं है, कंपनी शुरू होने के बाद भी कॉम्प्लियंस, फाइलिंग, लाइसेंसिंग और अलग अलग नियमों का पालन करना पड़ता है और लगातार करना पड़ रहा है। आप देखेंगे 2014 से 2026 तक की कहानी किस तरीके से ये बदली है, यह समझना जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए सुधारों का जो शुभारंभ है, लाइसेंस का राज किस प्रकार से, वर्ल्ड बैंक रैंकिंग की जो छलांग है वो किस तरीके से परिवर्तित हो रहा है, ये 1536 कानून आते कहां से हैं, 70,000 ज्यादा नियम कैसे बने और 6,618 के करीब जो फाइलिंग की जरूरत है वो क्यों पड़ती है। इसे परत दर परत समझने के लिए शुरुआत में ही कितनी बाधाएं आती होंगी, यह समझना कितना मुश्किल हो जाता होगा कि बिजनेस खड़ा करना कितनी बड़ी बात हो जाती है। जब कोई कंपनी शुरू होती है तो उसे सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन से काम नहीं चलता, उसे चाहिए लाइसेंस, और लाइसेंस टैक्स कॉम्प्लियंस, लेबल कॉम्प्लियंस के साथ साथ इन्वायरमेंट से जुड़ी मजबूरियां और कई दूसरी कानूनी प्रक्रियाएं भी। अब यहाँ एक बात समझने वाली बात है कि 1536 कानून का मतलब ये नहीं है कि हर कंपनी को इसका पूरी तरीके से जो है सामना करना पड़ता है। लेकिन दूसरी जो ये आप देखेंगे संसदीय समिति में जो बैठकें होती है, जो कानून बनता है, हर कंपनी हर दिन 1536 कानून का पालन करती है, बल्कि ये आंकड़ा उस व्यापक कानून और नियामकीय ढांचे की जटिलता को दिखाता है जिसमें अलग अलग तरह के बिजनेस अलग अलग परिस्थितियों में फंस सकते हैं। और उसके ऊपर 69,000 से ज्यादा जो नियम है, यानी कहानियां वही हैं, छोटी बड़ी प्रक्रिया के लिए छोटे बड़े नियम कानून, अलग अलग कॉम्प्लियंस और रिक्वायरमेंट्स समय और स्थिति और परिस्थिति के साथ बदलते रहते हैं।
एक नए एंटरप्रेन्योर, नया बिजनेस, नया औद्योगिकरण के लिए ये स्थिति किसी पहाड़ से कम नहीं है। वो व्यक्ति जिसका फोकस होना चाहिए प्रोडक्ट पर, कस्टमर पर, उसका फोकस बिजनेस ग्रोथ पर होना चाहिए, लेकिन उसका फोकस कहाँ हो रहा है? नियम कानून पे। उसे अपना समय कागजी कानूनी प्रक्रियाओं में क्यों लगाना पड़े? क्यों अपना बिजनेस पे ध्यान देगा, क्यों कानूनी प्रक्रिया में अपना समय लगाएगा? सुधार के बाद भी समस्या क्यों बनी हुई है? अब यहाँ सबसे दिलचस्प सवाल यह उठता है, ये जो संसदीय कार्य समिति जो इतनी पूरी बड़ी बड़ी फाइलें जो पूरी तरीके से सजाई गई हैं, दिलचस्प सवाल यहीं से आता है कि सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में नियमों को आसान बनाने के लिए पुराने नियमों को कहीं पे रखने की कोशिश की, लेकिन 40,000 से ज्यादा पुराने नियम, ये 40,000 से ज्यादा पुराने नियम को खत्म करने की दिशा में काम किया, तो फिर समय अभी भी क्यों है? क्योंकि सिर्फ नियमों की संख्या कम करना काफी नहीं, समस्या ये भी है कि कई नियम एक दूसरे से टकराते हैं, कई जगह एक ही जानकारी अलग अलग विभागों को अलग अलग तरीके से देनी पड़ती है। समस्या इसी बात की है, पुरानी फाइलें, पुरानी कहानियां और पुरानी कहावतें हिंदुस्तान की परंपरा में पहले से चली आ रही हैं। अलग अलग तरीके से अलग अलग कहानी सुनाई जाती है, यानी डुप्लीकेशन जिसको आप बोलते हैं। डुप्लीकेशन, एक ही काम बार बार, नतीजा कंपनी की ऑपरेशन कॉस्ट बढ़ाती है। जब कंपनी की ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ाती है तो कॉम्प्लायंस संभालने के लिए अलग कर्मचारी रखने पड़ते हैं, अलग टीम बनानी पड़ती है, अलग बजट रखना पड़ता है, और ये पैसा असल में बिजनेस एक्सपेंशन, प्रोडक्शन डेवलपमेंट, एक नए रोजगार पैदा करने में लगाया जा सकता था, लेकिन सरकार कहाँ लगा रही है? कहीं और लगा रही है, किसी और काम में लगा रही है। लेबर लॉज का जाल जिस प्रकार से बढ़ता जा रहा है, और आते आते एक और महत्वपूर्ण हिस्से पे हम पहुंचेंगे कि किस प्रकार से लेबर लॉज की नई नई कहानियां, नए नए लेबर लॉज की कहानियां नियमित अनुपालन के लिए किस तरीके से जो है नियम समापन हो रहे हैं। ठीक है, मुख्य जो विषय है भारत के संविधान में लेबर कंकरेंट लिस्ट का विषय है। आपको मालूम होगा कि जो लेबर होता है वो कंकरेंट लिस्ट का विषय है, मतलब इस कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार और राज्य सरकार, जिसको हम कंकरेंट लिस्ट का मतलब होता है समवर्ती सूची, जिसका केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के पास है कानून बनाने का अधिकार। अब सोचिए, जब दोनों स्तरों पर अलग अलग नियम बन सकते हैं तो कॉम्प्लायंस कितना जटिल हो सकता है। ऐतिहासिक रूप से भारत में केंद्रीय और राज्य स्तर पर कई श्रम कानून और नियम रहे हैं। एक कंपनी अगर सिर्फ एक राज्य में काम करती है तो एक तरह की कॉम्प्लायंस होगी, लेकिन अगर वही कंपनी, उसकी कहानी उसी तरीके से, उसी परिप्रेक्ष्य में, वही तरीके से, जिस प्रकार से आप देखेंगे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और दूसरे राज्यों में भी उसे हर राज्य से अलग अलग नियम अलग अलग फॉर्मेट में फॉलो करना पड़ता है, और अलग अलग समय सीमा के अंदर निर्धारित होना है, अलग अलग समय सीमा में समझना भी पड़ता है। यही वजह है कि छोटी और मझोली कंपनियों के लिए कॉम्प्लायंस का बोझ जिस प्रकार से उस बोझ में वो दबती जाती है काफी बड़ा हो सकता है और काफी बड़ा हो जाता है कभी कभी। ठीक है, टकराने वाले और विरोधाभास और घर्षण जिस प्रकार से होते हैं वो अपने आप में बिजनेस के लिए बड़ी समस्या हो जाती है। अब सबसे जरूरी हिस्सा समाधान क्या है। अब सवाल यह है कि अगर समस्या इतनी बड़ी है तो समाधान क्या है। संसदीय समिति ने कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। जब दोनों विभाग टकराते हैं तो हिस्सा बहुत बहुत ज्यादा, बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है, क्योंकि यही तय करेगा कि भारत में बिजनेस करना वास्तव में कितना आसान बन सकता है। अगर बिजनेस करना आसान बन सकता है तो सिफारिश जो है, क्यों इतनी सिफारिश हमको करनी पड़ती है फाइलों के लिए, विभिन्न विभिन्न मंत्रालयों में जाने के लिए, सरकारी दफ्तरों में हाजिरी लगाने के लिए। पहली बड़ी सिफारिश है डिजिटलाइजेशन का। जिस प्रकार से भारत में डिजिटलाइजेशन बढ़ रहा है, जितनी ज्यादा प्रक्रियाएं संभव हो उन्हें ऑनलाइन किया जाए, जल्द से जल्द टैक्स से जुड़े काम, कस्टम से जुड़े काम और रेगुलेटरी प्रोसेस जितना संभव हो एकीकृत डिजिटल सिस्टम के जरिए किया जाए। लेकिन अब सोचिए, अगर आपको 10 अलग अलग सरकारी दफ्तरों में जाने की जरूरत ना पड़े और अगर सारे फॉर्म्स एक ही जगह ऑनलाइन मिल जाए तो कितनी आसान भाषा होगी, किस आसान तरीके से आप सारे कार्यक्रमों को संपन्न करा सकते हैं। बार बार जमा न करने वाली चीजें आपको आसान लगेंगी और जल्द से जल्द आपका काम शुरू हो पाएगा। तो कितना समय बचेगा और कितना पैसा बचेगा, ये दोनों कहानियां रहेंगी। यही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का असली मतलब है। ठीक है, अगर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को समझना है तो किस तरीके से उसकी कहानी को प्रस्तुत किया गया, भारतीय श्रम कानून किस तरीके से लाए गए और किस तरीके से पूरी प्रक्रिया को सेल्फ सर्टिफिकेशन के तहत पार किया गया। दूसरी महत्वपूर्ण सब सिफारिश है, हर छोटी चीज के लिए सरकारी अधिकारी के पास जाकर मंजूरी लेने की जरूरत न हो। जहां रिस्क कम है वहां कंपनी खुद सर्टिफिकेशन दे सकती है। भारत का जो मैप है वो किस तरीके से कई राज्यों में ये पूरी प्रक्रिया जो है संचालित हो रही है उसको समझने वाली बात है। किसी मान्यता प्राप्त थर्ड पार्टी से सर्टिफिकेशन करा सके, इससे अनावश्यक सरकारी हस्तक्षेप कम हो। भारत में सरकारी हस्तक्षेप ज्यादा है। प्रोसेस तेज होने के लिए लाल फीताशाही यानी रेड टेप भी कम हो सकते हैं, लेकिन
कैसे कम होंगे, विविध राष्ट्रीय विविध कानून और अपनी कंपनी कॉस्ट बढ़ाने का किस प्रकार से ग्राफ बढ़ता है, उसकी कहानी को समझने के लिए जहां रिस्क ज्यादा है वहां मजबूत वेरिफिकेशन और इन्फॉर्मेंस बना रहना भी जरूरी है। यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब है रूल्स खत्म करना नहीं होता है, बल्कि रूल को स्मार्ट बनाना होता है। जब स्मार्ट तरीके से रूल बनेंगे तो उससे क्या होगा, कंपनियों का आकर्षण बढ़ेगा, और जब स्मार्ट रूल होगा तो डिजिटल भारत में स्वागत ज्यादा होगा, और जब डिजिटल भारत में स्वागत अच्छे से होगा तो कहानियों को दिलचस्प मोड़ सामने आने लगेंगे। समिति सिर्फ बिजनेस को आसान बनाने की बात नहीं करती है, वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन पर भी जोर देती है। किस तरीके से यानी कंपनियों के नियम आसान हो और कंपनियों को जो है व्यापार करने में किस तरीके से जो है कोई बाधा न उत्पन्न हो, कंज्यूमर्स के अधिकार कमजोर ना हो। उदाहरण के लिए डार्क पैटर्न्स, जिस प्रकार से आप देख रहे होंगे कि हिंदुस्तान में डार्क पैटर्न्स का चलन काफी तेजी से बढ़ गया है। डार्क पैटर्न का समय जब काफी तेजी से बढ़ गया है तो उसके लिए जो है मुख्य विषय यही है कि आपने शायद शब्द सुना होगा डार्क पैटर्न्स का मतलब ऐसी डिजिटल डिजाइन जो यूजर को बिना पूरी जानकारी के कोई चीज खरीदने, सब्सक्रिप्शन लेने या कोई ऑप्शन चुनने की तरफ धकेले। ऐसी प्रैक्टिस पर सख्त कार्रवाई की जरूरत होती है। साथ ही साथ उसके साथ कई ऐसी प्रक्रियाएं भी होती है जो मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट के तहत जो है आम भ्रामक विज्ञापनों पर प्रस्तुत कर दी जाती हैं। नकेल उन पर नकेल कसने की बात है, उनको जो है किसी भी तरीके से रोकने की बात है। डायनेमिक जो है पूरी तरीके से चेंज हो, और डार्क पैटर्न चेतावनी जिस प्रकार से जो दिखाई दे रही है किस तरीके से एक्सेप्टेंस दी जाती है। और अब एक ऐसा मुद्दा जिससे शायद आपने खुद भी सामना किया होगा, डायनेमिक प्राइसिंग का। मान लीजिए कि कहानी अब नए मोड़ पे डायनेमिक प्राइसिंग की शुरू हो रही है। यहाँ पे हम आते हैं, ये देखिए आप डायनेमिक प्राइसिंग का। मान लीजिए आप कोई कैब बुक कर रहे हैं, ठीक है, या कोई टिकट खरीद रहे हैं, आपने प्राइस देखी और लगा कि ठीक है, लेकिन चेकआउट के समय अचानक कीमत बढ़ गई। देखिए दिमाग देखिए कंपनी का, चेकआउट के समय अचानक कीमत बढ़ गई। ऐसी प्राइसिंग प्रैक्टिस में ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है। अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी तो कंफर्मेशन नहीं हो पाएगा। समिति क्या चाहती है, आप क्या चाहते हैं, कंज्यूमर्स को किस तरीके से बीच में इन्वॉल्व किया जाता है, कीमत तय होने की प्रक्रिया के बारे में किस तरीके से बात ज्यादा स्पष्ट नहीं हो पाती है, और ज्यादा स्पष्ट जानकारी मिले यानी बिजनेस को फ्रीडम मिले, लेकिन कंज्यूमर्स को अंधेरे में रखकर नहीं। यही मुख्य बाधा थी कि आप ग्राहक को अंधेरे में रख के अपने बिजनेस को नहीं चला सकते। इसका असर आप पर कैसे पड़ेगा, अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, इस पूरी कहानी का असर आप पर कैसे पड़ेगा, आम आदमी किस पे प्रभावित होगा, हम कैसे प्रभावित होंगे, और ये देश कैसे प्रभावित होगा। पहला असर रोजगार पे पड़ेगा। जिस प्रकार से रोजगार के सेक्टर, अगर बिजनेस, जिस प्रकार से हिंदुस्तान में प्रेजेंट टाइम में रोजगार की कहानी गड़बड़ होती जा रही है, अगर बिजनेस शुरू करना आसान होगा तो ज्यादा कंपनियां शुरू हो सकती हैं, ज्यादा कंपनियां एक्सपेंड कर सकती हैं और नई जॉब्स पैदा हो सकती हैं। लेकिन खासकर एमएसएमई सेक्टर में सबसे ज्यादा जो देश का स्मार्ट बिजनेस है वो एमएसएमई सेक्टर को इसका बड़ा फायदा मिल सकता है, जबकि छोटे और मझोले बिजनेस अर्थव्यवस्था और रोजगार में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते आए हैं और निभाते रहेंगे। इस प्रकार से इन्वेस्टमेंट की कहानी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, तो जब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो किस प्रकार से उसकी कहानी को जो है प्रस्तुत किया जाएगा। और किसी भी देश में पैसा लगाना वो सिर्फ मार्केट नहीं देखता है, वो भी देखता है कि यहाँ बिजनेस करना कितना आसान है, रूल्स कितने क्लियर है, कॉम्प्लायंस कितना आसान है। देखिए जब आप बिजनेस करते हैं तो आप उसके साथ साथ कई चीजों को, कई अर्थव्यवस्थाओं को भी फॉलो करते हैं, उसके साथ साथ वहाँ की जो है लाल फीताशाही को भी आप ध्यान में रख के बिजनेस करते हैं, सरकारी प्रक्रिया कितनी प्रेडिक्टेबल है उसको भी आप ध्यान में रखते हैं। ये चीजें बेहतर होंगी तभी आप वहाँ पे बिजनेस कर पाएंगे। डोमेस्टिक हो, फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो, या दोनों का दोनों का जो मिलान है वो बढ़ चढ़ के हासिल हो पाए। जिस प्रकार से कंज्यूमर्स अगर डार्क पैटर्न्स पर रोक नहीं लगा पाएंगे, और डायनेमिक एक्सपर्ट्स जो है डायनेमिक प्राइसिंग जो एग्जांपल दिया हमने आपको वो मिसलीडिंग ना हो, किसी प्रकार से एडवर्टाइजिंग पर कार्रवाई समय पे होती रहे, प्राइसिंग और ट्रांसपेरेंटी होनी बहुत जरूरी है। ऑनलाइन शॉपिंग हो, कैब बुकिंग हो या कोई डिजिटल सर्विस हो, आपको ज्यादा इस पर जानकारी मिल सकती है और मिलनी भी चाहिए, तभी जो है बिजनेस को आसानी से आप समाज तक, दूर दराज तक, ग्रामीण क्षेत्रों तक आप पहुंचा पाएंगे। सबसे बड़ा असर भारत की ग्लोबल इमेज पे है। जिस प्रकार से दुनिया की कहानी, दुनिया भारत को सिर्फ एक बड़े बाजार के रूप में नहीं बल्कि एक भरोसेमंद बिजनेस डेस्टिनेशन के रूप में देख रही है। चाहे वो चाइना हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो इजराइल हो, चाहे वो ईरान, इराक, दुनिया के खाड़ी देश, सारों की दिमाग कितने पे है, भारत की तरफ है। क्यों? भारत एक बाजार है, भारत की जनसंख्या के हिसाब से भारत एक बहुत बड़ा बाजार है। रैंकिंग को सुधारने का यहीं से कहानी शुरू होता है। जमीन पर भी इंटरप्रेन्योर को महसूस कराने के लिए भी, और भारत में बिजनेस करना वास्तव में आसान बनाती जा रही है गवर्नमेंट, और आसान करती भी जा रही है। लेकिन असली चुनौती, असली कहानी यहाँ एक बात समझना जो बहुत जरूरी है कि रिकमेंडेशन देना आसान है। रिकमेंडेशन देना आसान क्यों है? क्योंकि इसको सिर्फ आसानी से दिया जा सकता है, करना नहीं पड़ता इसमें।
भाई कोई सुझाव मांग रहा है, आपने दे दिया, उसमें आपका कुछ लगना नहीं है। वही चीज यहाँ पे भी है, जब उसे जमीन पर लागू करना होता है तब मुश्किल शुरू होती है, क्योंकि भारत में केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, अलग अलग रेगुलेटर्स हैं, ठीक है, और हजारों रूल्स और प्रोसेस है। इसलिए कहानी नए तरीके से नए वर्ग के साथ असली चुनौती वहीं से शुरू होती है, और सिर्फ नियम कम कर देने से या नियम कम करने की जरूरत नहीं होती है। असली चुनौती है पूरे सिस्टम को सिंप्लीफाई और इंटीग्रेट करने की, ताकि आसानी से अगर ये होता है तो इसका फायदा सिर्फ बड़े कारपोरेट्स को नहीं, बल्कि आसान भाषा में देखो तो यह जो है एक छोटे इंटरप्रेन्योर को भी मिले। और यहीं से युवा को जब बिजनेस आगे बढ़ता है तो युवा जो है अपने सेटअप को आगे बढ़ाता है, स्टार्टअप को आगे शुरू करता है, और छोटे दुकानदार को जो अपना बिजनेस बढ़ाना चाहता है वहां से जो है वो आगे बढ़ पाता है। यही कहानी थी, यही इन्वेस्टर्स को जो भारत में पैसा लगाना चाहते हैं उनके लिए जो है नए नए तरीके से विकास के मार्ग खुलने जा रहे हैं। भारत सरकार ने ऐसी जो है अपनी नई रिपोर्ट जारी कर दी है। तो आज की कहानी यही तक की रही है। आप आभास नेशन परिवार से जुड़े और जो है अपने ज्ञान को थोड़ा आगे बढ़ाएं, और नए नए तरीके से करंट अफेयर से जुड़ी जानकारियों को जानने के लिए यहाँ पे जुड़े रहें। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।